जय बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं सर एक नया विषय जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन, जो कि हमारे संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पाठ्यक्रम का विषय है। इसमें से आपका 30 नंबर का आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हम आज से यहाँ पे पर्यावरण की क्लास रेगुलर ज्वाइन करते हैं दोस्तों और अपनी पढ़ाई आगे करते हैं। देखिए पर्यावरण, आखिर पर्यावरण है क्या? मैंने आपको भी बताया, परि आवरण को मिलाकर क्या बनता है पर्यावरण। हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ है, पशु पक्षी वनस्पति पेड़ पौधे जलवायु हवा मौसम, ये सभी जो हमारे आसपास के वातावरण में फैले हुए हैं वह सभी पर्यावरण है दोस्तों। लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन का जो प्रारंभ है उसका पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों परिवार एवं मित्र। हमें यहाँ से प्रारंभ करना है तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वह है परिवार एवं मित्र। अब देखिए परिवार कुटुंब, परिवार या कुटुंब, इसके लिए अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इसके लिए अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों फैमिली। क्या कहा जाता है? फैमिली, जो कि अंग्रेजी का एक रूपांतरित रूप है परिवार। ठीक है, लेकिन ये फैमिली शब्द जो आया है यह फैमुलस, फैमुलस नाम के एक लैटिन वर्ड से आया है। फैमुलस से फैमिली आया और फैमिली का हिंदी जो रूपांतरित किया गया वह है परिवार व कुटुंब। परिवार कुटुंब जो होता है वह सामाजिक और हमारे एक बड़े स्तर की जो हमारा परिवार होता है उसकी एक छोटी सी इकाई होती है, जहाँ से बालक के निर्माण की नींव कहा जाता है। यहाँ से बालक का निर्माण होता है, यहाँ पे बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है दोस्तों, इसीलिए उसको परिवार कहा जाता है। बालक के जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिवार कहा जाता है, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए परिवार कहा जाता है दोस्तों। परिवार को अगर कहा जाए तो एक सामाजिक संस्था होती है जो कि जिसका एक छोटा रूप होता है दोस्तों। ठीक है, परिवार एक सामाजिक संस्था होती है जिसका एक छोटा रूप है परिवार। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे परिवार से। मैंने आपको बताया फैमिली, फैमिली का लैटिन वर्ड जो भाषा से फैमुलस, फैमुलस से आया फैमिली, और फैमिली का हिंदी जो रूपांतरित है वह है दोस्तों परिवार। मैंने आपको बताया परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है। आपने सामाजिक संस्थाएं देखी होंगी जिनमें सामाजिक रूप से कार्य किए जाते हैं, लेकिन परिवार भी एक सामाजिक संस्था है, लेकिन वह एक छोटे रूप में होती है, एक लघु इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें से कई प्रकार की जो बातें निकल कर आती हैं, कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें कही हैं दोस्तों। जैसे कि कोई बोलता है कि यह सामाजिक इकाई होती है, जैसे कि सामाजिक का समूह होता है। अगली जो होती है परिवार में जन्म लेकर परिवार को बढ़ाना। देखिए दोस्तों एक परिभाषा है एंडरसन के द्वारा, एक एंडरसन महोदय के द्वारा एक परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा का क्या है? एक परिवार से दूसरे परिवार को बढ़ाना। इसका मतलब क्या है? परिवार में जन्म लेकर परिवार को बढ़ाना। देखिए परिवार में दो व्यक्ति होते हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा परिवार प्रारंभ कहाँ से होता है, और एक परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार को आगे बढ़ाना। और यहीं पर एक मैकाइवेज नाम के मनोवैज्ञानिक ने, यहीं पर एक मैकाइवेज पेज नाम के मनोवैज्ञानिक ने एक कथन कहा है कि परिवार में रहकर यौन संबंधों के माध्यम से परिवार का विस्तार करना या परिवार का निर्माण करना परिवार कहलाता है, या उसको बढ़ाना परिवार कहलाता है दोस्तों। यह मैकाइवेज पेज एक मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा यह परिभाषा दी गई है। और यहाँ पर एक गेराल्ड मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है गेराल्ड। जिनका नाम क्या है दोस्तों? गेराल्ड महोदय ने परिभाषा दी है कि दो भिन्न अंगों और लिंगों के मध्य, दो भिन्न अंगों और भिन्न लिंगों के मध्य जो रक्त संबंध बनाया जाता है दोस्तों उसे परिवार कहा जाता है। यह अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। वैसे अगर बोला जाए तो ये परिभाषाएं आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी ये कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषा है जो मैंने आपके द्वारा यहाँ पे बताई हुई हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर परिवार, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे परिवार। परिवार प्रायः दो प्रकार के होते हैं। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए दोस्तों, आकार की दृष्टि से परिवार दो प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे उनके कुछ गुण लिखे हुए हैं, कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं, कुछ दोष लिखे हुए हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं परिवार का आकार, परिवार
परिवार दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों एकल परिवार। ये कौन सा परिवार होता है दोस्तों? एक तो होता है दोस्तों एकल परिवार। एकल परिवार में जो व्यक्तियों की संख्या होती है, एकल परिवार में जो व्यक्तियों की संख्या होती है दोस्तों, वह होती है, उसमें रहते हैं पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या रहते हैं? पति पत्नी रहते हैं और अविवाहित बच्चे रहते हैं। ऐसा जो परिवार होता है उसे एकल परिवार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि पति पत्नी और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ होता है, ऐसा जो परिवार होता है वह एकल परिवार कहलाता है दोस्तों। अगली जो बात आती है वह कहलाता है संयुक्त परिवार। अगला जो आकार की दृष्टि में एक परिवार होता है उसे कहा जाता है दोस्तों संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वह होता है दोस्तों जिसमें 2 या 3 पीढ़ी के व्यक्ति एक साथ रहते हों। 2 या 3 पीढ़ी के व्यक्ति एक साथ रहते हों, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। जैसे कि कहा जाए दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, इस तरीके से जो हमारे जो अलग 2 या 3 पीढ़ी एक साथ रहती हैं उसे कहा जाता है दोस्तों संयुक्त परिवार कहा जाता है। इसमें आपके लिए कोई डाउट हो तो बताएं। देखिए एक बात और होती है, सबसे बेहतर जो रहता है संयुक्त परिवार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो संस्कारों का निर्माण होता है वह बहुत ही अत्यंत प्रबल होता है। लेकिन अलग अलग दृष्टि से अलग अलग उनके दोष होते हैं, अलग अलग उनके गुण होते हैं, जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे एकल परिवार के गुण। ठीक है दोस्तों, हमने आपको बताया परिवार, हमारा पर्यावरण अध्ययन का जो विषय प्रारंभ होता है दोस्तों, उसका पहला अध्याय है परिवार एवं मित्र। हमने पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ से परिवार का एक विषय उठाया और वहाँ से मैंने आपको बताया परिवार क्या है। फैमिली से परिवार बनता है। फैमिली एक अंग्रेजी वर्ड है, उसका हिंदी रूपांतरित परिवार कहलाता है। फैमिली वर्ड कहाँ से आया? वह फैमुला से एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से फैमिली शब्द का निर्माण से फैमिली शब्द आया दोस्तों। अब देखिए परिवार के प्रकार कितने होते हैं। परिवार 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार वो होता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे एकल परिवार कहा जाता है दोस्तों। अगले जो होते हैं वह होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार कौन सा होता है? जिसमें 2 या 3 पीढ़ी के व्यक्ति एक साथ रहते हों, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, इस तरीके के जो परिवार होते हैं उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है दोस्तों। देखिए अब हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे एकल परिवार के गुण। एकल परिवार के गुण क्या होते हैं हम यहाँ देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो देखते हैं व्यक्तित्व के विकास का अवसर होता है। देखिए एकल परिवार में रहने से कुछ चीजों का फायदा होता है। मैं ये नहीं कहता कि अकेले एकल परिवार में रहना चाहिए, जी नहीं, लेकिन कुछ गुण होते हैं जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। एकल परिवार में व्यक्तित्व के विकास का निर्माण होता है। जैसे कि अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, और अगर आप अपने बच्चे को बाहर कॉन्वेंट या बाहर पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको बाहर नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि परिवार में और भी बच्चे होते हैं जिनकी वजह से आप सभी के बारे में सोचते हैं, जिस वजह से आप अपने बच्चे और व्यक्तित्व के लिए एक विकास का नया अवसर नहीं दे पाते हैं। अगर ये बच्चे की बात बोली जाए तो बच्चे को लेकर है, अगर स्वयं को लेकर बोला जाए, देखिए कोई भी चीज़ अगर वस्तु अगर आपको लाना है, अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं और अगर आपके लिए कोई भी वस्तु की आवश्यकता है, तो अब वो आवश्यकता पूर्ण करने के लिए आपके लिए सभी लोगों के लिए सोचना पड़ता है, अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो। क्योंकि और भी परिवार में जो व्यक्ति रहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी वस्तु आप लेकर लाएं और स्वयं के लिए लेकर आ जाएं। और अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए अगर कोई वस्तु अगर आप घर पे लेकर आते हैं तो वह वस्तु आपके लिए भी उपयोगी है और घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी वह उपयोगी होती है। तो यह जो रहता है वह संयुक्त परिवार में रहता है। लेकिन अगर आप एकल परिवार में रहते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हम एकल परिवार के गुणों की, तो एकल परिवार में रहने का फायदा ये होता है कि व्यक्तित्व के विकास का गुण हो जाता है। आप अपने को लेकर किस तरीके का बदलाव करना चाहते हैं, किस तरीके को आप बनाना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने अंदर विकास करना चाहते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र रहते हैं, आप उसका विकास कर सकते हैं। अगली जो होती है पारिवारिक कलह से आसार कम रहते हैं। देखिए संयुक्त परिवार में जो लोग रहते हैं
उनके यहाँ आपसी कलह होते रहते हैं। जैसे कि भाई भाई में झगड़ा होता है, ठीक है, भाई भाई में झगड़ा होता है, भाभी और ननद में झगड़ा होता है, जेठानी और देवरानी में झगड़ा होता है। इस तरीके से कई प्रकार के कलह होते रहते हैं, बच्चों बच्चों में झगड़ा होता है। तो ये जो रहता है एकल परिवार में, इसके आसार कम होते हैं, क्योंकि एकल परिवार में जो रहते हैं उनमें संख्या सिर्फ 4 होती है। एक तो होते हैं माता पिता और दूसरे होते हैं उनके अविवाहित बच्चे। इसलिए इसका कहना क्या है कि पारिवारिक कलह के आसार कम होते हैं, मतलब परिवार में जो कलह होते हैं उनके आसार बहुत ही कम होते हैं। अगली जो विशेषता है बच्चों का लालन पालन अच्छे से होना, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर आप एकल परिवार में रहते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए जो आपका मन करता है वो आप ला सकते हैं, वो आप खिला सकते हैं, वो आप पिला सकते हैं। उनके खान पान की दृष्टि से उनका विशेष तरीके से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो आप इस पर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि घर में आपके घर में चाचा जी के पुत्र ना हो या आपके दादाजी के और छोटे भाई ना हो, इन सभी का आपको देखना पड़ता है। लेकिन जब आप एकल परिवार में रहते हैं उस वक्त आप अपने बच्चे पर विशेष तरीके से ध्यान दे सकते हैं, उसके खान पान को लेकर, उसके रहने को लेकर, उसके स्कूल की शिक्षा को लेकर, हर तरीके से उसके लिए आप विशेष तरीके का ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है, बच्चों का लालन पालन अच्छे से होना। अगली जो विशेषता होती है, गुण होता है, वह होता है दोस्तों निर्णय लेने की आज़ादी होती है। ये देखिए दोस्तों नए एक विशेषता है, अगर आप एकल परिवार में हैं, अगर आप एकल परिवार में हैं तो आपका निर्णय ही सर्वमान्य है। आपके लिए अगर कोई भी चीज़ का फैसला लेना है या कोई निर्णय लेना है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आप स्वयं उसके फैसले लेने के लिए सक्षम हैं और आप स्वतंत्र हैं। आपके लिए किसी से आज्ञा या अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि संयुक्त परिवार में होता है। अगर संयुक्त परिवार में अगर आपके लिए कोई भी चीज़ का निर्णय अगर लेना है तो आपको सबसे पहले अपने भाइयों से पूछना होता है और अपने दादाजी से या पिताजी से पूछना होता है, तभी आप उस चीज़ का फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकल परिवार में हैं तब आपको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है, आप स्वयं अपने अनुसार फैसला या निर्णय ले सकते हैं दोस्तों। अगली बात जो होती है कुरीतियों का अभाव होता है। देखिए एकल परिवार, जो व्यक्ति एकल परिवार में रहते हैं, देखिए जो संयुक्त परिवार होते हैं, ज्यादातर जो संयुक्त परिवार ग्रामीण स्तरों पर देखने को मिलते हैं, जो कि पुराने रीति रिवाजों के अनुसार होते हैं। देखिए जहाँ पर दादा दादी लोग रहते हैं उनके पारिवारिक सांस्कृतिक सभ्यताएं होती हैं वो अलग होती हैं। अगर व्यक्ति एकल परिवार में रहता है तो वह इनसे दूर रहता है, वह क्या रहता है, इनसे दूर रहता है और इन पर ध्यान नहीं देता। इसका क्या है, कुरीतियों का अभाव होता है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बहू आती है, अगर आपके घर में कोई बहू आती है तो घर का एक मानना होता है कि बहू को अपने कायदे और कानून में रहना चाहिए, सिर्फ में घूंघट लेके रखना चाहिए। तो ये क्या है, अगर कहा जाए तो ये आज की भाषा में कुरीतियाँ हैं। इस भाषा में से क्या कहा गया है, कुरीतियों का अभाव। पारिवारिक संस्कृति कहने को तो ये बहुत अच्छी होती हैं लेकिन किसी किसी को यह खराब लगती हैं। तो इसका क्या है, पारिवारिक संस्कृति को लेकर कुरीतियों का अभाव होता है एकल परिवार में। एकल परिवार में यह सब नहीं देखना पड़ता, आप स्वतंत्र रहते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए आप स्वतंत्र रहते हैं दोस्तों। ना किसी की रोक होती है ना किसी की टोक होती है, और अपने हिसाब से जिस तरीके की आपको संस्कृति अपनाना है आप उस तरीके की संस्कृति को अपना सकते हैं। अगली जो बात आती है संयुक्त परिवार की लघु इकाई है। देखिए संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी हैं, संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी हैं, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और उनके बच्चे। उसका एक छोटा सा रूप है एकल परिवार, उसमें से एक परिवार जो है अलग हो गया। इसका मतलब क्या है, वह संयुक्त परिवार का एक लघु रूप है। यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। एकल परिवार संयुक्त परिवार का रूप है, एकल है, संयुक्त है, कोई नहीं, दोनों। इनमें से आपका रहेगा क्या, एक छोटी सी लघु इकाई है, इसका एक छोटा सा रूप है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी चीज में विशेषताएं होती हैं, एक बात का याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज में या किसी भी बात में अगर कोई विशेषता होती है तो उसमें दोष जरूर होंगे, उससे नुकसान भी कुछ होता होगा। अगर कोई भी अगर आप दवाई है, दवाई के अगर कोई फायदे होते हैं तो उससे नुकसान भी होते हैं। अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर बोला जाए, अगर आपके लिए बोला जाए कि मिठाई जो होती है वह बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं, ठीक इसी प्रकार एकल परिवार के कुछ गुण भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुण ही बस होते हों, जी नहीं, उसके कुछ दोष भी होते हैं, उनके कुछ नुकसान भी होते हैं जिनका खामियाजा
व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। जैसे कि अगर बोला जाए दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त है। संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त है, इसका मतलब क्या है? अगर आप एकल परिवार में रहते हैं, अगर आप एकल परिवार में रहते हैं दोस्तों, तो अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति या आपदा आती है, अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति या आपदा या संकट आता है, उस वक्त आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। उस वक्त आपके परिवार से आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। उस वक्त के लिए कहा गया है कि संकट की दृष्टि से यह अनुपयुक्त होता है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं होता जिसके ऊपर कोई आपदा या विपत्ति ना आए, भले छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन हर व्यक्ति एक समस्या से जूझता है, अपनी समस्याएं उसके यहाँ आती हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए उसके लिए परिवार की आवश्यकता होती है, लेकिन एकल परिवार में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए अपने परिवार का साथ नहीं मिल पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त है। अगली जो बात होती है, बच्चों की उपयुक्त देखभाल ना हो पाना, वही है जो मैंने आपको गुण में बताया कि अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तब आप अपने बच्चों पर विशेष तरीके से ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपके बच्चों को बाहर पढ़ाना है तो घर में अगर संयुक्त परिवार में आप रहते हैं तो आप उन बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दे सकते। अगर आप बच्चों को कुछ खिलाना या पिलाना, खाने पीने की सामग्री, शिक्षा को लेकर किसी भी क्षेत्र में अगर आप बच्चे पर विशेष ध्यान देना है तब आप संयुक्त परिवार पर नहीं दे सकते, क्योंकि उस परिवार में और भी जो बच्चे होते हैं उनका भी आपको सोचना पड़ता है, अन्यथा यह गलत होता है। अपने परिवार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये गलत होता है। अगर आप एक बच्चे के लिए करते हैं तो बाकी बच्चों के लिए भी करना चाहिए। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसलिए कहा गया है कि बच्चों की उपयुक्त देखभाल ना हो पाना। अगली बात जो होती है, स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। देखिए, जो व्यक्ति एकल परिवार में रहने लगता है, जो व्यक्ति एकल परिवार में रहने लगता है दोस्तों, उसके अंदर एक स्वार्थ की भावना आने लगती है। वह सिर्फ अपना ही अपना सोचने लगता है, बल्कि अपने परिवार का नहीं सोचता। उसके लिए अगर पैसे की जरूरत होती है तो वह अपना सोचता है, फायदा होता है तो अपना सोचता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इसलिए उसको कहा जाता है दोस्तों, स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अकेला रह रहा है तो उसके अंदर स्वार्थ है। उसको कोई नहीं दिखता, ना उसके घर का दिखता है, ना उसको परिवार का दिखता, उसको सिर्फ अपना स्वयं का दिखता है कि हमें स्वयं के लिए इतना पैसा कमाना है और स्वयं के लिए उस कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भावना प्रबल हो जाती है एकल परिवार में, तो ये उसका क्या है? एक दोष है। ये महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। जो भी आपको दिक्कत होती है कमेंट के माध्यम से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? एकल परिवार के बारे में पढ़ लिया। संयुक्त परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं यहाँ पे पढ़ लिया दोस्तों। एकल परिवार के गुण क्या होते हैं यहाँ पे पढ़ लिया दोस्तों हमने। एकल परिवार के दोष क्या होते हैं, क्योंकि देखो अगर गुण और विशेषताएं हैं तो उसके दोष भी जरूर होंगे। एक बात तो निश्चित है कि अगर जहाँ विशेषताएं हैं वहाँ पे दोष या उसकी त्रुटि जरूर मिलेंगी दोस्तों। अब हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे दोस्तों संयुक्त परिवार। क्या प्रारंभ करेंगे दोस्तों? संयुक्त परिवार। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखेंगे संयुक्त परिवार के गुण। संयुक्त परिवार के गुण। अब देखिए दोस्तों संयुक्त परिवार के गुण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो होता है दोस्तों यहाँ पे चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, ठीक है दोस्तों, क्या है? चरित्र निर्माण में सहायक होता है। चरित्र निर्माण में सहायक होता है। और यही भी दोस्तों अगली बात होती है श्रम का विभाजन। क्या है दोस्तों? अगले जो गुण होते हैं वह होता है दोस्तों श्रम का विभाजन। और अगला होता है दोस्तों नागरिक गुणों में नागरिक गुणों का विकास। आएगा विकास दोस्तों, नागरिक गुणों का विकास। अगली जो गुण होते हैं आर्थिक
अपव्यय पर रोक, आर्थिक अपव्यय पर रोक। और अगली जो हमारा गुण होता है दोस्तों वह होता है समुचित विकास। भाई क्या होता है दोस्तों? समुचित विकास। और अगली जो हमारा गुण होगा दोस्तों वह होगा हमारा भावनात्मक सहयोग। देखिए दोस्तों इसके बारे में जब हम डिटेल से देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज में विशेषताएं है तो उसमें दोष जरूर होगा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार के गुण। संयुक्त परिवार में क्या क्या गुण हैं? संयुक्त परिवार के गुण, सबसे पहला गुण तो क्या है दोस्तों? चरित्र निर्माण में सहायक होता है। आप एक बात का याद रखिएगा, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं उनके अंदर चरित्र संस्कारों का निर्माण बहुत ही अच्छा होता है। वो गुणीन होते हैं, उनके अंदर गुणों का भंडार होता है, क्योंकि वह अपने ऊपर अपने दादा दादी के मार्गदर्शन पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर संस्कार, परंपराएं और उनके अंदर चरित्र की बहुत अच्छी विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों। अगली जो बात होती है वह होती है श्रम का विभाजन। क्या है दोस्तों? श्रम का विभाजन। देखिए अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो जो काम आपको एकल परिवार में रह के अकेला करना होता है, यहाँ पर वह कार्य बट जाता है। इसमें जरूर अगर आपकी अनुपस्थिति में भी वह कार्य कर लिया जाएगा। उसमें क्या होता है? आपके द्वारा जो श्रम करना होता है, आपके द्वारा जो कार्य करना होता है, उसका विभाजन हो जाता है, वह कार्य बट जाता है। जो काम आपके लिए करना है वह कोई और कर देगा, आप नहीं कर पाते हैं तो दूसरा कर देगा, क्योंकि ये संयुक्त परिवार है। इसमें कोई ना कोई व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर देता है, जिससे क्या होता है? श्रम का विभाजन होता है या कार्य का विभाजन हो जाता है। अगली जो विशेषता है दोस्तों नागरिक गुणों का विकास। व्यक्ति के अंदर जो नागरिक गुण होते हैं, व्यक्ति के अंदर जो नागरिक गुण होते हैं उनका विकास होता है। यहाँ पर नागरिक गुणों का विकास होने का मतलब क्या? हमने आपको एकल परिवार में क्या बताया दोस्तों कि स्वार्थ की भावना होती है, यहाँ पर वह नहीं होती। संयुक्त परिवार में स्वार्थ की भावना नहीं होती, तो वहाँ पर उसके नागरिक के जो गुण होते हैं, जो एक व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनमें विकास होता है संयुक्त परिवार में जो रहता है। आर्थिक अपव्यय पर रोक। अपव्यय का मतलब होता है, अपव्यय मतलब होता है फालतू खर्च। फालतू खर्च, देखिए अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी बहुत सी चीज़ों पर आपके फालतू खर्च होंगे। आपके लिए सामान अलग से लाना, आपके लिए हर एक उपयोगी वस्तु अलग अलग से लेके आना। उदाहरण के लिए अगर बोला जाए कि जैसे अगर आपको वॉशिंग मशीन चाहिए कपड़े धोने के लिए तो आपको अलग से लानी पड़ेगी। अगर आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए तो आपको अलग से लाना पड़ेगा। अगर आपको टेलीविज़न चाहिए तो आपको अलग से लाना पड़ेगा। मतलब हर ज़रूरत की सामान आपको अलग से लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो एक ही सामान में आप सबका कार्य हो सकता है, हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आर्थिक अपव्यय पर रोक। आर्थिक मतलब इनकम, इनकम के जो फालतू खर्च होते हैं उस पर रोक लग सकती है संयुक्त परिवार के माध्यम से। और दूसरा होता है समुचित विकास। एक बात निश्चित है कि जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता है उसका समुचित विकास होता है, नागरिकता के रूप में, व्यक्ति के रूप में, संस्कारों के रूप में, परंपरा के रूप में, और कई प्रकार के जो विकास होते हैं उसमें सामूहिक रूप से विकास हो जाता है दोस्तों। कब? जब बालक या व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता है, क्योंकि उसके अंदर गुणों का भंडार होता है, उसका चरित्र अच्छा होता है, गुणीन होता है, गुणवान होता है, परंपरा, सांस्कृतिक, सभ्यता के मामले में, धार्मिक कार्यों के मामले में एकदम निपुण हो जाता है दोस्तों। क्योंकि उसके दादा दादी रहते हैं, वह उनके अंदर संस्कारों का भंडार होता है, उनके द्वारा सीख दी जाती है दोस्तों। इसीलिए कहा गया है कि समुचित विकास होता है। अगली जो बात होती है दोस्तों वह होती है क्या? भावनात्मक सहयोग होता है। देखिए अगर आप किसी मुसीबत में रहते हैं, अगर आप एकल परिवार में थे, आप किसी मुसीबत में थे तो आपके लिए मदद करने के लिए कोई नहीं था। आपके लिए संकट के समय में मदद करने के लिए आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं था। आपको संकट से स्वयं के लिए उससे समस्या का समाधान करना पड़ता है और उस समस्या से निपटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप संयुक्त परिवार में हैं, अगर आप संयुक्त परिवार में हैं दोस्तों, तो आपके लिए मदद करने के लिए जो आपके भाई हैं, आपके चाचा हैं, आपके भतीजे हैं, आपके जो दादा दादी हैं, वह भावनात्मक रूप से आपकी मदद करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं कि वह उनका कथन कहना होता है कि यार मेरा बेटा आज परेशान है, मैं उसकी मदद करने के लिए, बताओ क्या कार्य है, आप किस वजह से आप चिंतित हैं। अगर आपके घर में अगर आप परेशान हैं तो आपका बड़ा भाई आपसे बोलेगा क्या बात है, क्या परेशानी है।
अगर आप बड़े हैं, आपका छोटा भाई आपसे बोलेगा बताइए क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, हम उसके समस्या का समाधान करते हैं। इस तरीके की जो भावना होती है उसे कहा जाता है दोस्तों भावनात्मक सहयोग। क्या कहा जाता है दोस्तों? भावनात्मक सहयोग कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ संयुक्त परिवार के जो गुण होते हैं वो इस प्रकार होते हैं दोस्तों। अब देखिए गुण तो है लेकिन संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी होते हैं, जरा उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संयुक्त परिवार के दोष, संयुक्त परिवार के जो दोष होते हैं दोस्तों वह होता है पारिवारिक कलह। दोष, संयुक्त परिवार के जो दोष हैं एक तो होता है दोस्तों पारिवारिक कलह, पारिवारिक कलह। दूसरा जो दोस्तों होता है दोस्तों स्त्रियों की दुर्दशा, स्त्रियों की दुर्दशा। तीसरा जो होता है दोस्तों बालकों के विकास में कमी, बालकों के विकास में कमी। देखिए संयुक्त परिवार में जो बस कुछ ऐसे दोष होते हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनकी वजह से ये दोष होते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला तो है दोस्तों पारिवारिक कलह है। जो व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हैं उनके बीच में आपसी कलह होते हैं, आपसी वाद विवाद होते हैं, संवाद होते हैं, छोटी छोटी बात पे नोकझोंक होते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है पारिवारिक कलह होते हैं। भाई भाई में झगड़ा होता है, घर की दो बहुएं हैं उनके बीच में झगड़ा होता है, कोई घर में रहना चाहता है, कोई घर में नहीं रहना चाहता है, किसी को घर का कार्यकलाप पसंद नहीं रहता, किसी को घर का रहना गहना खाना पीना पसंद नहीं होता। इस प्रकार की तमाम कई प्रकार की बातें होती हैं जिस वजह से क्या होता है परिवार में कलह होते हैं। दूसरी जो बात होती है स्त्रियों की दुर्दशा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान के चलो आपके घर का संयुक्त परिवार है, आपका संयुक्त परिवार है, आपके संयुक्त परिवार में दादा दादी रहते हैं जो कि उम्र में वृद्ध हैं, आपके चाचा हैं जो चाचा आपके पापा जी से छोटे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, उस घर में सिर्फ एक ही स्त्री है, उस घर में सिर्फ एक ही स्त्री है और घर के सदस्यों की संख्या दोस्तों 12 है। तो इस समय पे क्या होता है दोस्तों, जो वह स्त्री रहती है घर में, उसके ऊपर कार्य करने का इतना भार, इतना वजन रहता है, उसके अंदर कार्य करने के लिए इतना काम रहता है कि उस वजह से क्या होता है स्त्री की दुर्दशा। इसलिए कहा जाता है कि उसमें स्त्री को बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया स्त्रियों की दुर्दशा, क्योंकि स्त्रियों को बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है इस कंडीशन में। अगले जो दोष होते हैं वह होते हैं बालकों के विकास में कमी। यह वही बात है जो मैंने आपको बताया था कि बालकों के लिए अगर खान पान को लेकर, शिक्षा दीक्षा को लेकर अगर कोई भी ऐसी कोई कार्य करना है, उसमें संयुक्त परिवार में रहकर वह कार्य खुलकर नहीं कर पाते। बालक के लिए आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजना है तो आप वो भी नहीं कर सकते, अलग से हम बालक के लिए कोई भी देख रेख नहीं कर पाते दोस्तों। इसलिए क्या कहा जाता है बालकों में विकास की कमी होती है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार के कुछ हमारे जो दोष होते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था बालकों की उपयुक्त देखभाल का ना होना। देखिए उपयुक्त देखभाल का ना होना, बच्चों की उपयुक्त देखभाल का ना होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखिए जो व्यक्ति एकल परिवार में रहते हैं, अगर वो दोनों व्यक्ति किसी शासकीय कर्मचारी हैं, अगर वह शासकीय नौकरी करते हैं, तब वो अपने बालक को घर छोड़ के जाते हैं। अब देखिए वहाँ पे बालक को खाना भी खाना है, पढ़ाई भी करना, होमवर्क भी करना है, इसके लिए उन्होंने एक बालक की देखरेख करने के लिए अलग से एक ताया लगानी होती है जो बालक का ध्यान रखती है। लेकिन हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, उस वक्त कोई बालक का ध्यान अच्छे से रखता है तो कोई नहीं रखता है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा दोष होता है दोस्तों। लेकिन यही कंडीशन अगर संयुक्त परिवार में रहती है, संयुक्त परिवार में रहती है तो उस बालक की देखरेख करने के लिए उसके चाचा होते हैं, उसके दादा दादी होते हैं, जिस वजह से बच्चों की देखरेख करने में दिक्कत नहीं होती। बस दिक्कत सिर्फ कहाँ होती है? बालकों के विकास में। बालकों के विकास में थोड़ी सी कमी रह जाती है दोस्तों। तो ये होते हैं हमारे एकल परिवार के कुछ गुण और दोष, संयुक्त परिवार के कुछ गुण और कुछ दोष। ये हमने पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों परिवार का महत्व क्या होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आज हमने प्रारंभ किया है पर्यावरण। आज से अपना नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट करना प्रारंभ कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों वह रहेगा 25 एवं
हमारा टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, 30 नंबर में से हमारे लिए 25 नंबर चाहिए है, तभी हम लोग यहाँ पर सफल हो पाएंगे दोस्तों। इसीलिए मेहनत निरंतर करें, जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको नोट्स में लिखिएगा, उसको नोट करिएगा, और जो भी आपको प्रश्न होता है, जो भी आपको क्वेश्चन होता है, कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं दोस्तों वैसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय बागी।